तो हेलो बच्चों, स्टडी लॉजिकल चैनल में मैं नितिन मेहरा आपका गाइड और फ्रेंड एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज हम उसी पुरानी सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर यूनियन जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट पढ़ने जा रहे हैं। और इसकी शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं एक बार फिर से कि हम इस चैप्टर को उसी तर्ज पे पढ़ेंगे कि आप इस पूरी वीडियो को एक बार देखें और इसका पूरा फ्रेमवर्क आपके दिमाग में बैठ जाए। बस आपको करना इतना पड़ेगा कि जब आप इसे 2-3 बार रिवाइज करें तो फास्ट फॉरवर्ड करके इस वीडियो को देख लें और ये पूरा एक फिल्म की तरह आपके दिमाग में आत्मसात हो जाएगा। आपको इसको बैठ करके याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं अपना नया चैप्टर, द सुप्रीम कोर्ट। फ्रेंड्स, हमारी जुडिशरी सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। द सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल्स ऑल द हाई कोर्ट एंड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। तो सुप्रीम कोर्ट जितने भी हमारे हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है उनको सुपरवाइज करता है। वी हैव डुअल पॉलिटी बट नो डुअल जुडिशरी। जैसे कि हमारी पॉलिटी डुअल है, यानी कि स्टेट में कुछ लिस्टें हैं, कुछ सेंट्रल में है, कुछ कॉन्करेंट कॉमन में है, ऐसा हमारी जुडिशरी में नहीं है। हमारी जुडिशरी जो है वो सिंगल इंटीग्रेटेड है। व्हाई सुप्रीम कोर्ट इज नेसेसरी? अब यहां पे इस चैप्टर में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट जरूरत क्यों है वो जरूरी? तो इसके 3 पॉइंट्स हैं, इसकी 3 वजह है। इंडिया बीइंग अ फेडरल पॉलिटिकल स्टेट, इट इज द सुप्रीम कोर्ट हु इंटरप्रेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन नीडेड। इंडिया हमारा फेडरल पॉलिटिकल स्टेट है, हमारा स्टेट भी है, हमारा यूनियन भी है। मैंने बताया कि कुछ हमारे कॉन्करेंट लिस्ट भी है, कॉमन लिस्ट भी है। आप खुद सोचो, एक चीज है उसे कोई और पढ़ेगा तो उसका अलग भाव, उसका अलग मीनिंग निकलेगा। ऐसे ही उसी चीज को कोई और पढ़ेगा तो उसका अलग मीनिंग निकलेगा। जैसे मैं आपको उदाहरण स्वरूप बताऊं, एक सेंटेंस है हिंदी में, रोको मत जाने दो। तो इसके 2 मीनिंग निकल रहे हैं, रोको मत जाने दो और रोको मत जाने दो। तो दोनों के ही मीनिंग अलग है। इसी तरीके से कोई भी कुछ भी समझ सकता है, तो हमें एक ऐसा इंटरप्रेटर, एक फाइनल अथॉरिटी चाहिए थी, तो वो हमारी सुप्रीम कोर्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल इंटरप्रेटर है। ठीक है, एंड यस, इट इज ऑल्सो द गार्जियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो फाइनल इंटरप्रेटर एंड गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद सेकेंड पॉइंट है, द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट मे इशू रिट्स एंड ऑर्डर to authority in order to safeguard one's fundamental right। किसी के भी फंडामेंटल राइट को अगर सेफगार्ड करना है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू करते हैं। रिट्स में अलग अलग तरीके की रिट्स आएगी, वो हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट, इसीलिए क्योंकि ये रिट इशू कर सकते हैं इसलिए सुप्रीम कोर्ट नेसेसरी है। थर्ड पॉइंट, द सुप्रीम कोर्ट गिव्स अ न्यू मीनिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन इन चेंजिंग सिचुएशन। जैसे जैसे समय बदलता है हमारी आवश्यकताएं भी बदलती हैं, तो समय के अनुसार जो बदलाव आ रहा है, संविधान का मतलब भी कई चीजों का बदल सकता है। तो समय के साथ जो न्यू मीनिंग निकलेगा उसको कौन समझाएगा? सुप्रीम कोर्ट। फिर हम आते हैं कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की कंपोजिशन में क्या क्या होता है इसके अंदर। अंडर आर्टिकल 124 क्लॉज 1 इट स्टेट्स that there shall be a supreme court consisting of a CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया and 34 judges including चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आपकी किताबों में, कई किताबों में 30 लिखा है, पुराने समय की है वो। आज करेंटली 34 है। अगर आपकी मैम कहती हैं कि 30 लिखना है तो आप 30 ही लिखिएगा, लेकिन करेंटली 34 जजेस इंक्लूडिंग CJI, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये कंपोजिशन है। Delhi is the seat of Supreme Court. It may sit in some other place as CJI may with approval of President. वैसे सीट इसकी दिल्ली है, ये कहीं और भी बैठ सकती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर चाहें विद अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, फिर चलते हैं क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए फॉर अ सुप्रीम कोर्ट जज। तो पहली चीज तो होनी चाहिए एटलीस्ट 5 years अ जज ऑफ हाई कोर्ट, या तो 5 साल प्रैक्टिस करी हो बतौर जज हाई कोर्ट में, और एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 years, या फिर एडवोकेट रही हूं 10 साल के लिए, और मस्ट बी इन ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, या फिर प्रेसिडेंट के ओपिनियन में वो एक डिस्टिंग्विश्ड
ज्यूरिस्ट हो। ठीक है, तो ये हो गई क्वालिफिकेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की तरफ। एवरी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद सच ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑफ द हाई कोर्ट एज पर प्रेसिडेंट डीम्स नेसेसरी। तो जज बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के ही जजेस से नहीं बल्कि हाई कोर्ट के भी जजेस से सलाह ली जाती है, जैसा कि प्रेसिडेंट को नेसेसरी लगे। अब आप कहेंगे हाई कोर्ट के जजेस को क्यों? अभी हमने क्वालिफिकेशन में पढ़ा, मान लीजिए कि जज जो है वो हाई कोर्ट का जज है, 5 साल से ऊपर उन्होंने वहां पे सर्विस दी है, अब उनको यहां लाना चाहते हैं, तो कम से कम जहां से आ रहे हैं उनके बारे में वहां पे पता तो करें। या मान ही लीजिए कि वो एक एडवोकेट है वहां पे जिन्होंने 10 साल से ज्यादा वहां पे सर्विस दी है, तो उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट से वह राय ली जाती है और सुप्रीम कोर्ट के जजेस से तो ली जाती है। द क्राइटेरिया फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आप सोचेंगे अपॉइंटमेंट सबका बता दिया, चीफ जस्टिस का तो बताया नहीं। तो द क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शैल बी सीनियरिटी। ठीक है, जो सबसे सीनियर होंगे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मेजरली ऐसा ही होता है, जनरली ऐसा ही होता है, इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन हैं। आपके स्टैंडर्ड में इतना ही है, वही पढ़िए। हाँ, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये क्लास 10th का आईसीएसई का है, और सुप्रीम कोर्ट जब आप पढ़ रहे हैं तो आप आईसीएसई में पढ़ो चाहे सीबीएसई में पढ़ो, होगा तो सेम। बट हाँ, इसमें जो कुछ सिलेबस रिड्यूस हुआ है वो आईसीएसई के सेमेस्टर 2 के अकॉर्डिंग में चल रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टेन्योर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, वंस अपॉइंटेड अ जज रिटायर्स ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 65 इयर्स। एक बार बन गए तो उसके बाद 65 इयर्स के जब तक आप नहीं हो जाते तब तक आप रहोगे। ओथ, द ओथ इज एडमिनिस्टर्ड बाय प्रेसिडेंट। ओथ कौन एडमिनिस्टर करता है इनकी? प्रेसिडेंट। रिमूवल, अ जज में बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट ऑन ग्राउंड्स ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। 2 ग्राउंड्स पे इनको हटाया जा सकता है, या तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर हो या फिर आप प्रूव करें कि इनकैपेसिटी। और प्रूव में मैं आपको बताऊं, only if passed by 2/3 majority of the total member present and voting in each house is presented to the president। अगर किसी एक हाउस में ये उठा मुद्दा तो उस हाउस में 2/3 मेजॉरिटी उसको वोट करनी चाहिए रिमूवल के लिए। रिमूवल के हित में प्रेजेंट एंड वोटिंग 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए, उससे ऊपर। अगर वहां पे भी पास हो जाता है तो फिर दूसरे हाउस जाएगा, वहां पर भी 2/3 मेंबर्स जो हैं या उससे ज्यादा प्रेजेंट एंड वोटिंग उसमें उनको ज्यादा मिलना चाहिए, 2/3 से ऊपर, कि यस इनको रिमूव किया जाना चाहिए, तब जाके वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। ठीक है, फिर सैलरी, द चीफ जस्टिस एंड अदर मेंबर्स आर पेड एज पर पार्लियामेंट डीम नेसेसरी फ्रॉम टाइम टू टाइम। सैलरीज आर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि इनकी जो सैलरीज होती हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इनकी सैलरीज निकलती हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं जुरिस्डिक्शन। अब हम इंपॉर्टेंट चीज पे आ गए। जुरिस्डिक्शन यहाँ पे 3 प्रकार के हैं कि ओरिजिनल, एपिलेट, एडवाइजरी। नाम से ही क्लियर हो रहा है, ओरिजिनल मतलब ऐसे केसेस जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में हम जाकर के दायर कर सकते हैं। दूसरे नंबर के केसेस एपिलेट, जो कि हम अपील करते करते सुप्रीम कोर्ट में जाके दायर कर सकते हैं। और तीसरे नंबर के एडवाइजरी, नाम से क्लियर हो रहा है, एडवाइस करना। ऑल्सो फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, गार्जियन, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है? पावर दैट अ कोर्ट ऑफ लॉ एक्सरसाइजेस टू कैरी आउट जजमेंट, टू इंटरप्रेट लॉज एंड सेटल डिस्प्यूट। तो ऐसी पावर जो एक्सरसाइज करी जाती है कोर्ट द्वारा, किस लिए? 2 वजहों के लिए, या तो इंटरप्रेट करे वो लॉ को या फिर डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये हो गया हमारा। हम आते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन पे। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड्स टू दोज केसेस व्हिच इन फर्स्ट इंस्टेंस आर हियर एंड डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट। पहली दफा ही आप सुप्रीम कोर्ट में इसको दायर कर सकते हैं। ठीक है, एक्सटेंड टू दोज केसेस व्हिच इन फर्स्ट इंस्टेंस आर हियर एंड डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट। अब वो कौन कौन से हो सकते हैं? या तो गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट, या तो गवर्नमेंट और स्टेट के बीच का हो, गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट, या फिर बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी स्टेट, एक तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एक और स्टेट है, वर्सेस अदर स्टेट।
वर्सेस अदर स्टेट। फिर सूट्स फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये तो होगा ही। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स के जो सूट्स हैं वो भी दायर होते हैं। और वेयर इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज नीडेड, जहां पे इंटरप्रिटेशन चाहिए हो संविधान का, वैसे भी सूट जो है वो इसमें दायर किए जाते हैं। फिर हम आ जाते हैं एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन में। सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल अथॉरिटी, फाइनल कोर्ट ऑफ अपील। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो फाइनल कोर्ट है, ऐसा नहीं कि इसके ऊपर भी कोई कोर्ट हो। सुप्रीम कोर्ट फाइनल कोर्ट है अपील की। एन अपील टू सुप्रीम कोर्ट मे बी एनी जजमेंट और ऑर्डर फ्रॉम द हाई कोर्ट इन इंडिया। तो कोई भी केस जो है वो हाई कोर्ट से कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के पास। कोर्ट ऑफ अपील मे चेंज डिसीजन और रिड्यूस द सेंटेंस बाय लोअर कोर्ट। लोअर कोर्ट ने कोई भी डिसीजन दिया हो तो वो क्या करेगा? उसको दो चीज कर सकता है, वो या तो चेंज कर देगा डिसीजन या रिड्यूस द सेंटेंस। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एपिलेट जुरिसडिक्शन एक्सटेंड्स टू 3 टाइप ऑफ केसेस: कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, सिविल केसेस एंड क्रिमिनल केसेस। कॉन्स्टिट्यूशनल क्या होता है? नाम से ही क्लियर है, संविधान, संविधान से कुछ रिलेटेड है। आओ देखते हैं। Even though High Court has power to interpret Constitution and issue fundamental writs, but here the interpretation of Supreme Court has the last word to say. मान लीजिए संविधान को इंटरप्रेट करने के लिए हाई कोर्ट ने कुछ वर्जन दिया, अब आपको लगा कि नहीं ये सही नहीं होना चाहिए, तो आप अपील कर सकते हैं कहां? सुप्रीम कोर्ट में। दूसरी बात आती है, कोई रिट है फंडामेंटल राइट के एनफोर्समेंट के लिए, वो कोई डिसीजन हुआ हाई कोर्ट में, आपको लगा नहीं, आप चले गए सुप्रीम कोर्ट। वहां पे वो जो कोर्ट बोलेगी दैट विल बी द फाइनल से इन बोथ द केसेस और इन एनी केस। फिर आ जाते हैं कैन अपील इन दिस टू सुप्रीम कोर्ट इफ हाई कोर्ट सर्टिफाइज दैट इट हैज नीड टू बी हर्ड। इन स्पेशल केसेस सुप्रीम कोर्ट ग्रांट्स परमिशन इवन इफ हाई कोर्ट डिनाइज टू सर्टिफाई। अब क्या है, वैसे तो हाई कोर्ट ही सर्टिफाई कर देता है कि ओके दिस केस इज फिट टू बी हर्ड इन सुप्रीम कोर्ट, बट कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां पे अगर हाई कोर्ट नहीं भी सर्टिफाई करे तो सुप्रीम कोर्ट खुद उसको ग्रांट कर देता है परमिशन, ठीक है ले आइए हम इसको सुनेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट अगर डिनाई कर दे तो आप नहीं जा सकते। सिविल केसेस, अब आते हैं सिविल, ये कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हो गए। कॉन्स्टिट्यूशनल क्यों? क्योंकि इसमें संविधान को इंटरप्रेट करने की बात और फंडामेंटल राइट्स की बात है। अब दूसरा आ जाता है सिविल केसेस, ऐसे जो कि आपराधिक मामले नहीं है, सिविल नेचर के हैं। इफ हाई कोर्ट सर्टिफाइज दैट इफ इट इन्वॉल्व्स अ क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस, अगर जनरल इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन है तब भी, अगर आम जनता के वेलफेयर की बात है तब भी आप डायरेक्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट उसे सर्टिफाई करेगा। नीड्स टू बी डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट, और हाई कोर्ट को ये लगे कि नहीं ये तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही डिसाइड होना चाहिए, तो भी आप हाई कोर्ट उसे सर्टिफाई करके आगे बढ़ा सकता है सिविल केसेस में। अब क्रिमिनल केसेस में दो कंडीशन आती है, या तो बिना हाई कोर्ट की सर्टिफिकेट के वो आगे बढ़ जाएगा, या फिर विद हाई कोर्ट दे देगी, उसे सर्टिफाई कर देगी। ऐसे कौन सी कंडीशंस होती हैं जब आपको हाई कोर्ट के सर्टिफिकेशन की जरूरत ना पड़े? आइए वो देखते हैं। इफ सेशन जज हैज एक्विटेड एक्यूज्ड, अगर सेशन जज ने उसको एक्यूज को अपराधी मान लिया है, सजा दे दी है, बट हाई कोर्ट ऑन अपील फ्रॉम गवर्नमेंट, हाई कोर्ट ऑन अपील फ्रॉम गवर्नमेंट reverses an appeal, reverses the decision of acquittal and sentence the accused to death. कुछ डिसीजन दिया था सेशन जज ने, उधर उसको हाई कोर्ट ने लेकर के चेंज कर दिया डेथ सेंटेंस में, गवर्नमेंट के हस्तक्षेप की वजह से। यहां पे हाई कोर्ट का सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए होगा, सुप्रीम कोर्ट ऐसे केस सुन लेता है, ठीक है। फिर उसके बाद इफ हाई कोर्ट विड्रॉज एनी केस फ्रॉम सबऑर्डिनेट कोर्ट एंड हैज कन्विक्टेड द एक्यूज्ड एंड सेंटेंस हिम टू डेथ, अगर हाई कोर्ट कहे सबऑर्डिनेट कोर्ट से अच्छा लाओ ये क्या केस चल रहा है इधर लाओ, और ले करके उसमें जो एक्यूज है उसको सीधा डेथ सेंटेंस दे दे, तो यहां भी फिर आपको हाई कोर्ट के सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास कि देखिए सजाए मौत का केस है, ऐसे ऐसे बात है, सुनिए इसको, वो सुनेंगे, ठीक है। ये दो चीजें हो गई।
इसके अलावा कुछ स्पेशल केसेस हैं जहां पे अपील की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। द सुप्रीम कोर्ट में ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील इन एनी मैटर इट कैन ग्रांट लीव बट एक्सेप्ट एन ऑर्डर ऑफ कोर्ट रिलेटिंग टू द आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड अगर है तो नहीं हो सकता, बाकी हर चीज में आपको स्पेशल लीव है सुप्रीम कोर्ट में। स्पेशल लीव इन सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस, इनकम टैक्स केसेस एंड केसेस व्हिच कम अप बिफोर ट्रिब्यूनल्स, जैसे ग्रीन ट्रिब्यूनल हो गया, उनके भी केसेस स्पेशल लीव में आ जाते हैं, सुन लेता है सुप्रीम कोर्ट। फिर चलते हैं एडवाइजरी कंसल्टेटिव जुरिसडिक्शन। द प्रेसिडेंट मे कंसल्ट ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कई दफे ऐसी होती है बात कि पूछ लेते हैं, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट की राय ले लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड टू एक्सप्रेस इट्स ओपिनियन। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट बाउंड नहीं है कि वो एक्सप्रेस करे अपना ओपिनियन, जैसे अयोध्या केस में हुआ था, नहीं बताया था सुप्रीम कोर्ट ने, अपना पक्ष नहीं रखा। द एडवाइजरी ओपिनियन इज नॉट बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट और अदर कोर्ट एज इट इज नॉट अ जुडिशियल डिसीजन। क्योंकि ये सिर्फ एक राय है, ये जुडिशियल डिसीजन नहीं है, तो प्रेसिडेंट इज ऑल्सो नॉट बाउंड कि हम उसको माने ही माने। अगर किसी कोर्ट को भी ये कहते हैं तो भी माने ही ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जुडिशियल डिसीजन नहीं है। वैसे कोर्ट वगैरह जो है वो सुप्रीम कोर्ट की बहुत इज्जत करते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। यहाँ पे दोनों ही पक्ष जो हैं वो बाध्य नहीं है, नॉट बाउंडेड कि उसको वो माने ही माने। सलाह लेने वाला भी जरूरी नहीं है कि जो सलाह दी गई है उसे माने, और सलाह देने वाला भी जरूरी नहीं है कि सलाह दे ही दे, नॉट बाउंडेड। फंक्शंस, तो इनके फंक्शंस क्या है? फंक्शंस है फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टर, ये फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्टर हैं, जैसा कि हमने पढ़ा था पीछे। सुप्रीम कोर्ट इज गार्जियन एंड प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इट इश्यूज रिट्स इन नेचर ऑफ quo warranto, habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari for enforcement of any fundamental right। जहां भी लगता है कि फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, फंडामेंटल राइट्स किसी के छीने जा रहे हैं या किसी को प्रोहिबिट किया जा रहा है, तो उसको देखते हुए वो किस प्रकार से किया जा रहा है, इनके पास कुछ रिट्स हैं जो ये लगा सकते हैं, इशू कर सकते हैं। ठीक है। नो गवर्नमेंट वेदर यूनियन और स्टेट कैन प्रोहिबिट वंस फंडामेंटल राइट। वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी यूनियन की गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट की गवर्नमेंट हो, वो किसी का भी फंडामेंटल राइट्स को नहीं प्रोहिबिट कर सकते, और अगर करते हैं, इफ डज देन द लॉ कैन बी डिक्लेयर्ड नल बाय सुप्रीम कोर्ट, जैसा कि अभी हमने पढ़ा। रिवाइजरी पावर, अब रिवाइजरी पावर में क्या होता है, फिर से मैं कहता हूं, नाम से ही क्लियर है। जैसे आप कोई काम करते हो, आप उसे दोबारा पढ़ते हो कि भाई कोई एरर तो नहीं रह गया जो मैंने किया है, तो सुप्रीम कोर्ट भी अपने डिसीजंस को रिवाइज कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट कैन रिवाइज इट्स ओन जजमेंट, कैन रिकंसिडर जजमेंट प्रोनाउंस्ड बाय इट एज इट कैन नॉट अलाउ एरर्स। जो उसने डिसीजन दिए हैं, प्रोनाउंस किए हैं, उनको वो मंगा के दोबारा से रिवाइज कर सकता है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट अलाउ एरर्स। भाई जिंदगी का मामला है किसी की। चलिए, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मींस अ कोर्ट whose judgments are recorded for evidence and testimony। yes, इनके जो जजमेंट्स हैं वो एविडेंस एंड टेस्टिमनी के लिए रिकॉर्ड किए जाते हैं। द जजमेंट आर इन नेचर ऑफ प्रीसीडेंट्स, दैट इज हाई कोर्ट एंड अदर कोर्ट। प्रीसीडेंट्स का मतलब यहां पे मैं बता रहा हूं कि दैट इज हाई कोर्ट एंड अदर कोर्ट आर बाउंड टू गिव सिमिलर डिसीजंस। वो ऐसे ही इनको लुक अप टू देखते हैं, जैसे इन्होंने डिसीजन दिए हैं इन्हीं का वहां पे एग्जाम्पल दिया जाता है। तो फिर से पढ़ देता हूं, हाई कोर्ट एंड अदर कोर्ट्स आर बाउंड टू गिव सिमिलर डिसीजंस, जैसा कि इन्होंने दिए हैं उसी तरीके के डिसीजंस। ठीक है। कैन पनिश कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। आप सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करेंगे, सुप्रीम कोर्ट पनिश कर सकता है। आपको नहीं, आप तो बड़े अच्छे बच्चे हो, जो भी इसकी अवहेलना करेगा सुप्रीम कोर्ट कैन पनिश उस बंदे को। ठीक है, अगर उसने उसका कंटेम्प्ट किया तो कैन पनिश कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। फिर आते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो पब्लिक के इंटरेस्ट वाली लिटिगेशन, ठीक है, पढ़ते हैं इसको। एनी पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन कैन मूव टू कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ द जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक के लिए कोई मुद्दा है, उसके लिए कोई भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन उस मुद्दे को लेकर के पीआईएल दायर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है।
Through this, High Court and Supreme Court, High Court also, High Court and Supreme Court fill the vacuum where political organs, executive and legislature becomes ineffective. तो ऐसी कई जगह आती हैं जहां पे लेजिस्लेचर, लॉ मेकर्स और एग्जीक्यूटिव्स जो ऑर्डर्स वगैरह उनके होते हैं वो कई बार पूरी तरीके से न्यायपूर्वक नहीं हो पाते हैं, तो उसको अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट कौन कर लेता है? वो कर लेता है हमारा जुडिशरी। हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट वहां पे आते हैं और पीआईएल बहुत पावरफुल वहां पे टूल साबित होता है। ठीक है, तो इतने इफेक्टिव नहीं है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव इस चीज में, क्योंकि बायस्ड हो ही जाता है। चलिए इसके बारे में कभी और पढ़ेंगे, बस इतना ध्यान में रखते हैं कि कोई पब्लिक के इंटरेस्ट की चीज है उसके लिए कोई भी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन पीआईएल मूव कर सकती है, इतनी सी बात हम ध्यान रखते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं ऑर्डर्स एंड रिट्स पे। ऑर्डर्स एंड रिट्स वही जो कि इन्फोर्स करी जाती हैं फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए। चलिए देखते हैं। पहली हैबिस कॉर्पस, लैटिन टर्म मींस यू मे हैव द बॉडी। इसका लैटिन टर्म में मतलब होता है यू मे हैव द बॉडी। अब इसका मतलब क्या है? रेमेडी, इट इज अ रेमेडी यूज्ड इफ अ पर्सन इज अनलॉफुली हेल्डेड इन प्रिजन और पुलिस कस्टडी और बाय अ प्राइवेट इंडिविजुअल। इलीगली किसी को भी अगर कोई कस्टडी में ले लेता है, भले वो इंडिविजुअल हो, चाहे पुलिस कस्टडी हो, चाहे किसी भी तरीके की कस्टडी, तो वहां पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रेट इशू कर सकते हैं हैबिस कॉर्पस। कैसे पकड़ा है भाई? बताओ, एक्सप्लेन करो क्यों। इसके बाद हम आते हैं मैंडेमस पे। मैंडेमस का लैटिन मतलब है वी कमांड, टू कंपेल एन इंफीरियर कोर्ट और एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म द ड्यूटी। कंपेल करना एक इंफीरियर कोर्ट को या फिर एक इंडिविजुअल को कि आप अपनी ड्यूटी क्यों नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, करिए अपनी ड्यूटी परफॉर्म। तो नॉट अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल अनलेस आर इंटरेस्टेड विद पब्लिक ड्यूटी। मोस्टली इट इज डन टू पब्लिक, ऐसे बंदे जो कि पब्लिक ड्यूटी वाले होते हैं, यानी कि सरकारी अमले को ये बोला जाता है मैंडेमस। ठीक है, उन्हीं के लिए होता है ये, लेकिन प्राइवेट वाले भी हो सकते हैं अगर उनको इंटरेस्ट किया जाता है किसी पब्लिक ड्यूटी पर तो। ठीक है, वैसे यहाँ पे इंफीरियर कोर्ट की भी बात करी गई है। तो मैंडेमस अगर मैं एक बार और बोलूं तो क्या होता है, किसी भी गवर्नमेंट जॉब वाले को या फिर किसी भी इंफीरियर कोर्ट को यह बोला जा सकता है कि व्हाई आर यू नॉट परफॉर्मिंग योर ड्यूटी। ठीक है, इंडिविजुअल टू परफॉर्म देयर ड्यूटी, अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करिए। मैंडेमस हो गया, हैबिस कॉर्पस हो गया। अब हम पढ़ते हैं प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन में क्या होता है? इट इज रिट, दिस रिट इज यूज्ड टू प्रिवेंट एन इंफीरियर कोर्ट फ्रॉम एक्सरसाइजिंग पावर with which it is not legally vested with। कोर्ट का एक दायरा है, एक लिमिट है, उसको एक बताया गया है कि आप इसके अंदर काम कर सकते हैं। उसकी कुछ पावर्स हैं, कुछ पावर्स उसकी नहीं है। अगर वो अपने दायरे से बाहर जाकर के उन पावर का इस्तेमाल करता है तो यहां पे प्रोहिबिशन लगाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा। फिर आते हैं सर्चुररी, मीन्स टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन। बताओ हमें क्या हो रहा है। ठीक है, by this the lower court are directed to hand over record of a particular case। तो इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर केस का रिकॉर्ड जो है उनको हैंड ओवर करना पड़ता है। किसमें? सर्चुररी में। अब बेसिक डिफरेंस है प्रोहिबिशन में और सर्चुररी में। वो बेसिक डिफरेंस ये है कि प्रोहिबिशन तो है प्रिवेंटिव नेचर का, प्रिवेंटिव नेचर का के अपने दायरे से बाहर जाके काम हो रहा है, उसको अंजाम तक पहुंचने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने मंगा लिया। ठीक है, तो ये प्रिवेंटिव हो गया, प्रिवेंटिव हो गया, प्रिवेंट कर दिया कुछ ऐसा होने में, अगर शायद कुछ गलत हो सकता था तो प्रिवेंट कर दिया। सर्चुररी क्या है? कुछ हो गया है, अब मंगा लिया भाई, दिखाओ क्या किया था उसमें, और उसको रेमेडी उसकी कर दी, तो ये हो गया रेमेडियल। तो सर्चुररी जो है वो रेमेडियल हो गया, और पी प्रोहिबिशन, पी फॉर प्रिवेंशन, तो ये दोनों जो हो गए प्रिवेंटिव कह लीजिए। तो दोनों पी से हैं, तो ऐसे याद रखने का एक तरीका हो सकता है कि प्रोहिबिशन और प्रिवेंटिव एक ही मतलब है, एक ही पी से शुरू होता है। फिर चलते हैं को वारंटो। को वारंटो रिट डायरेक्टेड अगेंस्ट अ पर्सन टू शो अंडर व्हाट अथॉरिटी अ सब
held the office if proved holding illegally then declare it to be vacant. भाई किसी भी बंदे को ये बोला जाता है को वारंटो तब कि आप किस हैसियत से, किस अथॉरिटी से आपने इस ऑफिस को हेल्ड किया हुआ है, इस पोस्ट को हेल्ड किया हुआ बताइए। अगर वहां पे वो प्रूव नहीं कर पाता है या इलीगली असर्व्ड किया होता है उस सीट को, उस ऑफिस को, तो वहां पे उसे वेकेट करनी पड़ती है तुरंत के तुरंत। ठीक है, इसके बाद ये हो गई हमारी सारी रिट्स। मैंडेमस हो गया, हैबेस कॉर्पस हो गया, प्रोहिबिशन, सर्चुलरी, को वारंटो सब हो गए। अब आखिरी का एक मेजर टॉपिक है जुडिशियल रिव्यू। इस जुडिशियल रिव्यू में हम पढ़ेंगे जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, इसका स्कोप क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, और जैसे हर चीज की एक लिमिटेशन होती है, हर चीज की एक चादर होती है, तो उसी तरीके से जुडिशियल रिव्यू का भी एक दायरा है, एक लिमिट है। तो इसकी लिमिटेशन क्या है, चलिए पहले हम पढ़ते हैं जुडिशियल रिव्यू क्या है। पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू एग्जामिन लॉज एंड ऑर्डर्स। पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू एग्जामिन लॉज एंड ऑर्डर्स। लॉज कौन पास करेगा, लेजिस्लेचर। ऑर्डर कौन पास करेगा, एग्जीक्यूटिव। इनके लॉज को वो एग्जामिन कर सकता है। टू फाइंड आउट वेदर दे आर परमिटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। क्या जो भी चीज हुई है वो संवैधानिक रूप से हुई है या नहीं हुई है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हुई है या नहीं हुई है, ये देखने के लिए, ये एग्जामिन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। इसके बाद देखते हैं इफ फाइंड्स, अगर पाया जाता है कि नहीं हुआ है, अगर इफ फाइंड्स दैट इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन देन दैट इज नलिफाइड, तो वहीं पे नल और वॉइड कर दिया जाता है। दैट इज व्हाई सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन एंड फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज को वो जुडिशियल रिव्यू के लिए ले करके और देखता है कि संविधान के अकॉर्डिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, तो गार्जियन भी है, वो इस तरीके से इंटरप्रिटेशन ये करते हैं, ये मैंने बता दिया था, और इस तरीके से गार्जियन भी है। स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू, 3 इसमें पॉइंट बताए गए हैं। तो स्कोप जुडिशियल रिव्यू का क्या है, डिस्प्यूट बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड अ स्टेट और बिटवीन स्टेट्स द सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड। कोई भी मुद्दा हो, भाई इसमें और इसमें लड़ाई हो गई, ये मान लो स्टेट है, ये है यूनियन। अब आप कहोगे कि भाई यूनियन तुम बड़े हो, तुम ही इसका फैसला कर दो, तो बायस्ड हो सकता है ना। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पे डिसीजन लेता है इनके बीच में, और जुडिशियल रिव्यू भी करता है, जो तुमने ये काम किया ये सही है कि नहीं, या तुमने ये काम किया सही है कि नहीं, और दोनों के बीच वाला भी। ठीक है, तो ये स्कोप है जुडिशियल रिव्यू का। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू ऑल नेशनल एंड स्टेट लेवल लॉज एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। जो भी नेशनल लेवल के होंगे या स्टेट लेवल के होंगे या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स होंगे, उनको भी जुडिशियल रिव्यू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। As guardian of constitution can issue writs to ensure enforcement of fundamental rights। ये हम कई बार पढ़ चुके हैं। तो ये 3 हो गए स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू। फिर हम आते हैं इंपॉर्टेंस क्या है, जुडिशियल रिव्यू की इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसकी 3 यूटिलिटीज हैं, 3 यूटिलिटीज ऑफ पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। As ours is a written constitution, so need to interpret the constitution is bound to arise। क्योंकि हमारा लिखित संविधान है, तो जो पढ़ेगा उसको उसके हिसाब से वो उसका मीनिंग निकालेगा। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की जरूरत है कि एग्जैक्ट और सही मीनिंग वो बताए, और उसी का फाइनल होता है। तो एक तो ये यूटिलिटी हो गई, यही हमने नेसेसरी में भी पढ़ा था, यही पॉइंट। Our constitution has provided limited powers to the union and state government so that a federal government can smoothly work. Here only Supreme Court can settle disputes between them। ये भी हमने ऊपर पढ़ा था। तो इन दोनों के पास है, इनके पास कुछ लिस्ट है, स्टेट के पास, यूनियन के पास कुछ है, कुछ कॉमन है। तो इन दोनों के पास पूरा पावर नहीं दिया गया है, कुछ दिया गया है। कभी कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट देख करके सही मीनिंग उसका निकाल करके दे देता है। ठीक है, ये नहीं कि यही अपने निकाल रहे हैं, यही अपने निकाल रहे हैं उसका मीनिंग। ठीक है, तो जो पढ़ेगा वो अलग तरीके से मतलब निकालेगा। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे बड़ा अहम रोल प्ले करता है। ओनली जुडिशरी हैज द एबिलिटी एंड इम्पार्शियलिटी। इम्पार्शियलिटी मतलब बायस्ड, बिना हुए, किसी भी तरफ बिना झुके, सही जो बात है उसको वो कह सकता है। ओनली जुडिशरी हैज द एबिलिटी एंड इम्पार्शियलिटी नीडेड टू एक्सप्लेन व्हाट लॉ मींस हियर, लेजिस्लेचर फेल्स इन इट। यहाँ पे लेजिस्लेचर फेल हो जाता है, बट सुप्रीम कोर्ट प्रूव टू बी वेरी 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 इफेक्टिव इन दिस।
बट पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन टू ओवरराइड द इफेक्ट ऑफ जुडिशियल डिसीजन। हाँ, ये वाली बात है, जुडिशियल डिसीजंस जो होते हैं उनको चेंज करने के लिए या कोई भी चीज को चेंज करने के लिए जुडिशरी को पार्लियामेंट जो है वो पार्लियामेंट से लॉ बना करके कर सकता है। बट रिमेंबर, एक ऐसी बहुत सी चीजें हुई थी पुराने समय में, तो केशव नंदा भारती का एक केस है, उन्होंने इसमें ये चीज बोली थी, ये पूरा डिसाइड हुआ था उसमें कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उससे आप खिलवाड़ नहीं हो सकता, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। चलिए, ये सब आपके कोर्स के बाहर की चीजें हैं, हम जो इस स्टैंडर्ड में है उसी का पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं लिमिटेशन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है उसकी कुछ लिमिटेशन है। द कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट एडेड अ न्यू शेड्यूल, दैट इज 9th शेड्यूल, and provided that laws placed in this schedule would not be called in question in any court or any ground. फर्स्ट अमेंडमेंट से एक 9th शेड्यूल बनाया गया और उसमें कुछ चीजें रखी गई और ये बोला गया इस 9th शेड्यूल में जितनी भी चीजें हैं वो किसी भी कोर्ट में कहीं भी आप उसे क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे कुछ लैंड रिफॉर्म्स हैं, एक्ट्स हैं जो कि इसमें प्लेस किए गए। तो फ्रेंड्स, ये आपका कंप्लीट हुआ सुप्रीम कोर्ट का पूरा टॉपिक। आप चाहें तो इसको 2-3 बार रिवाइज कर सकते हैं, फास्ट फॉरवर्ड करके रिवाइज कर सकते हैं, कैसे भी जैसे भी आपकी मर्जी हो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, खूब सारा शेयर करें, क्योंकि इससे हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है और हम आगे और भी वीडियोस लाएंगे इसके बाद की, जैसे कि हाई कोर्ट है, या मैं देखता हूं मैं इसके बाद क्या कॉन्सिक्यूटिव बनाता हूं। हम लगातार आपके लिए करते रहेंगे, आप हमें सपोर्ट करें, आपके सपोर्ट से हमें बहुत सारा प्रोत्साहन मिलता है। तो थैंक यू और मिलते हैं अगले एक अच्छे से वीडियो में। थैंक यू।